नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी चुरू की, जहां राजकीय चिकित्सालय में इलाज में कथित लापरवाही से मरीज रामलाल भाट की मौत का मामला गंभीर हो गया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अकोला से है, जहाँ शहर में वाशिम बाईपास रोड स्थित बुद्ध नगरी परिसर के पास समीर गैरेज के सामने खड़े वाहनों में मंगलवार सुबह करीब 6:45 पर अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलकर पास खड़े दूसरे वाहन और नजदीकी विद्युत डिब्बी और तारों तक पहुंच गई, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका पैदा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नागरिकों ने मदद करते हुए एक वाहन को हटाया, जबकि अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा और प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। खबर 12 से, जहां भाजपा के प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 23 मई से किशनगंज में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार के निर्देश पर हुई, जिसमें जिला महामंत्री लक्ष्मी नारायण केरवालिया और राकेश जैन ने कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और बूथ सशक्तिकरण अभियान की रिपोर्ट समय पर देने के निर्देश दिए। महावीर सिंह हाडा ने प्रशिक्षण शिविर को संगठन की मजबूती का आधार बताया। शिविर में 11 सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को वैचारिक और संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां सोनहाट क्षेत्र के अमरौली शुमाली निवासी रामचंद्र ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपनी जमीन पर जबरन कब्जा, हरे पेड़ों की कटाई और धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चकबंदी के तहत उनकी जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने उनकी गैर मौजूदगी में खेत जोत कर कब्जा करने की कोशिश की और पेड़ काट दिए। पीड़ित आरोपियों पर पहले भी मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। जबरदस्ती कर रही है, पेड़ काट दी, नल ले ली, हमारे खेते में जनरी काकर खीरा तरकारी बोए का खड़े जो 3 ट्रैक्टर लेके। कौन लोग? जिला जीत हुआ, लल्लू हुआ, शत्रुहन हुआ, रप्पत हुआ, झिंकू हुआ और ये लोग ऐसा बिहारी हुआ और छोटू हुआ, बड़कू हुआ और राजू हुआ। कितने दिन से आप परेशान हैं? 4 जने के और विजय से। कितने दिन से आप परेशान हैं इस मामले में? कितने दिन से आप परेशान हैं? हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए है और 1.5 साल से मार के और उसके बाद परेशानी है। तब से दौड़ धूपत ही परेशानी हो जाता, आँख दिखा हमारा सारा कब्जा कर जाते। पेड़ काटने वाला क्या मामला? हाँ, पेड़ काट दिए हैं, अमरूद रहा, आम रहा, सब चीज़ रहा, वहाँ को काट दिए। हमारा तरकारी बोआ रहा, झुनरी रहा, कुल जोत भी खड़ा है। और क्या कहना चाहते हैं? और परेशानी ये है कि विक्की सिंह भिंगरिया का सारा उन्हीं हमारा करावत है, उन्हीं सारा हमारे को मिटावत हैं। हाँ, वो हमारे पटीदारों को देते हैं, जबरदस्ती दे रही। क्या धमकी मिल रही है आपको? मारने की धमकी दे रही है। कौन दे रहा है? वो पटीदार लोग सब 4 पटीदार हैं, चारों मार के धमकी दे रहे हैं, रात दिन आँख दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मार सीतापति। कहाँ रहने वाले हैं आप? गाँव कौन सा? चिड़ैया राय। थाना सुना। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता विकास चौधरी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में वकीलों, दलितों और मजदूर नेताओं पर हमले बढ़ रहे हैं तथा पुलिस द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भाकपा नेताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, मजदूर संगठनों पर कार्रवाई और एक दलित पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि हालत नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुतला दान किया गया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। उत्तर प्रदेश पूरी अराजकता के दौर से गुजर रहा है। जब से वहाँ योगी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वहाँ
जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक प्रतिष्ठित सेवा में लगे हुए हैं, तमाम लोगों के ऊपर संकट मंडरा रहा है और तमाम लोगों के इज्जत और आबरू के साथ, मान और स्वाभिमान के साथ वहाँ की पुलिस जो है खुल्लम खुल्ला खेल खेल रही है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने जोगी का पुतला दहन किया है। आज से 2 दिन पहले लखनऊ के अंदर जो हमारे वकील हैं, जो सम्मानित पद है, उन वकीलों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। उनके जो चैम्बर है उसको बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये स्थिति बन गई है। मजदूर नेताओं को पीटा जा रहा है। और अभी आपने 2 दिन पहले ये भी देखा होगा कि एक दलित परिवार का 14 वर्षीय बच्चा एक सरकारी नल से पानी पी लिया, तो इसके चलते उसकी पिटाई तो हुई ही, जूता पर थूक करके चटवाया गया उससे और जूता में पानी डाल करके उसको पिलाया गया। ये है जो लोग हिंदू सरकार, सनातन सरकार का दंभ भरते हैं, उनके सनातन सरकार का ये नमूना है उत्तर प्रदेश के अंदर। और निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। और पुलिस जिसको रक्षक की भूमिका में होनी चाहिए, आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भक्षक की भूमिका में बनती जा रही है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज हम लोगों ने जोगी का पुतला दहन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने किया है। और नैतिकता के आधार पर हम जोगी सरकार से इस्तीफा की मांग करते हैं। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां जिला कोषालय अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने टीकाराम प्रजापति द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में उन्होंने टीकाराम प्रजापति को 9.5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसके बदले हस्ताक्षरित चेक ली गई थी, लेकिन तय सीमा पर राशि वापस नहीं मिलने और बैंक में चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर किया। विनोद श्रीवास्तव के अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही से परेशान होकर टीकाराम प्रजापति अब उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि अब इसे पूरे मामले का फैसला अदालत में होगा। सर, सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है जिसमें टीकाराम के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उसको नौकरी का झांसा देने के लिए 13 लाख रुपए लिए हैं। क्या कुछ मामला है सर? देखिए, टीकाराम प्रजापति हमसे 9.5 लाख रुपए लिए हैं। उसके एवज में उन्होंने हमारे पास अपना एक चेक दिया था। तो 2 माह बाद जैसे ही मैंने उस रकम को मांगा तो इन्होंने सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें करना चालू कर दिया और मैंने उसके लिए कोर्ट में केस भी दायर कर दिया है, उसको नोटिस भी दे चुके हैं। और ये जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके लिए हम मानहानि का दावा भी उसके ऊपर करेंगे। बिल्कुल निराधार और गलत आरोप। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं। ये हमारे पैसे खाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आपसे उसकी कोई रंजिश रंजिश नहीं है, पैसा हमारा खाना चाहती है। क्या पहले भी कोई पैसा वगैरह दिया है? ये हमसे लेता रहता था, देता रहता था, इसलिए हमें उसके ऊपर विश्वास था। तो पैसे चेक कैश दिए थे या कुछ? कैश भी लेता था, ऑनलाइन भी। हमने जो 9.5 लाख दिए या क्या पूरा कैश दिया था? कैश, ये तो कैश दिया था। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर चूरू से है, जहां राजलदेसर स्थित राजकीय चिकित्सालय में इलाज में कथित लापरवाही से मरीज रामलाल भाट की मौत का मामला गंभीर हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा समय पर रेफर नहीं किए जाने के कारण मरीज की जान गई, जबकि उसे सुबह भर्ती कराया गया था और दोपहर बाद बीकानेर रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों, भीम आर्मी और किसान सभा सहित विभिन्न संगठनों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया और डॉक्टर की बर्खास्तगी व मुआवजे की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी, जिसके बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। जो भी यहाँ कमेटी का गठन हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो इसमें दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और MRS के थ्रू एक पीड़ित परिवार का एक व्यक्ति
यहाँ हॉस्पिटल या कहीं और नौकरी लगेगा संविदा पे। उसके अलावा कंपनसेशन की बात है तो वो मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख या उससे ज़्यादा, उसके लिए माननीय पूर्व विधायक अविनाश जी से भी वार्ता हुई है, कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है। ये प्रस्ताव बना के भेजेंगे राज्य सरकार को और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन पीड़ित परिवार को मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी की राजस्थान में डेथ हुई थी, उसके बाद जो प्रिजन और यहाँ के नागरिकों ने जो धरना चल रहा था, उनकी 5 सदस्यीय कमेटी थी आज बात हुई। एमएलए साहब थे, सीएमओ साहब थे, सीएम साहब थे, इसमें ये निर्णय लिया सीएमओ साहब की तरफ से कि मेडिकल के जो प्रभारी थे कपिल जी, उनको एक बार यहाँ से हटा के जिला मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो राम जी हैं उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम और इसके अलावा उनका जो इलाज से लेकर डेथ तक की जो जहाँ वो ट्रीटमेंट हुआ है, उसके लिए सीएमओ साहब की अध्यक्षता में सीएमओ साहब ने 2, एक सर्जन और एक फिजिशियन साथ में एक जिला स्तरीय अधिकारी लगा के कमेटी बना के उसकी जाँच करता है, जो कि तथ्यात्मक जाँच करेगी। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी उसमें जो मेडिकल जो नेग्लिजेंस है या जो भी है वो सामने आएगी। इसके अलावा परिवार की मांग थी कि इनको संविदा से नौकरी दी जाए, तो इसमें आरएमआरएस की मीटिंग में इनके परिवार के किसी जैसे जरूरतमंद परिवार है तो आरएमआरएस की मीटिंग होगी जिसमें सभी सदस्य होंगे, उसमें उनको नौकरी दिला दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस परिवार ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसमें वो चिरंजीवी योजना में भी है या नहीं है भी, लेकिन अगर नहीं है तो माँ योजना में प्रस्ताव बना के तो सरकार को भेज के जो 5 लाख की सहायता है उसकी प्रस्ताव बना दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जांच में दोषी पाए, अगर नेग्लिजेंस साबित होती है तो पीड़ित प्रतिक्रिया अधिनियम के तहत प्रस्ताव बना के वो कोर्ट द्वारा मुआवजा होता है। जी सर, आज जो ये मामला हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो जो मृतक है उसके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जो मृतक के आश्रित थे और जो उनके द्वारा जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसके द्वारा जो तय किया गया था कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जिसमें जिला चिकित्सालय रतनगढ़ से 2 चिकित्सक और एक जिलाधिकारी उसमें कार्यरत रहेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पीएम हो रहा है। किसी भी सूरत में कोई भी तरीके की अगर नेग्लिजेंसी हुई है किसी में, जिससे डॉक्टर की नेग्लिजेंसी साबित होती है तो जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो डॉक्टर के खिलाफ की जाएगी। अन्य जो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और एक तत्काल प्रभाव से जो चिकित्सक यहाँ पे थे उनका मुख्यालय अभी जिला हेडक्वार्टर पे किया गया है। जैसे भी जो जांच में जो भी फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चिकित्सकों लगाए बिल्कुल, चिकित्सकीय मैंने पहले भी आप अभी कहा है कि चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें, इसकी पूरी दूसरा चिकित्सक लगाकर उसकी कमी पूर्ति की जाएगी। इनको जो मुआवजे के तौर पर माँ योजना के संदर्भ में उनका प्रस्ताव बना के भेजा गया है और एक जो संविदा में नौकरी थी उसके संदर्भ में भी आरएमआरएस की बैठक में इनके परिजन को आगामी दिनों में मीटिंग के द्वारा कमेटी जो तय करेगी उसके हिसाब से उसको नियुक्ति दे दी जाएगी। सर, आज जो ये मामला हुआ है, चिकित्सक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है, एक मौत हो गई एक जने की, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम जो दुर्घटना कारित हुई है जो मृत्यु है उसके प्रति मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा जो मीटिंग सभी जो मृतक के आश्रित थे और उनके जो परिजन थे उनके द्वारा निर्धारित 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा जो निर्णय दिया गया। चूरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां खातोली तहसील के कैथुदा और बगावदा गांवों के बीच स्थित सिवायचक एवं वन क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटाई को लेकर भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर लकड़ी माफिया, भूमाफिया और प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि जेसीबी मशीनों से हरे पेड़ उखाड़कर
ट्रकों में भरे जा रहे हैं और अनुमति का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण, वन्यजीव और ग्रामीण आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है। वहीं संघ ने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दोषियों पर एफआईआर, वृक्षारोपण, सीमांकन और सख्त कार्यवाही की मांग की है तथा कार्यवाही न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान कोटा संभाग युवा प्रमुख जितेंद्र कुमार नागर, तहसील अध्यक्ष किशन गोपाल नागर, मंत्री रविंद्रनाथ योगी, पर्यावरण प्रमुख मुकेश नागर सहित कई किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर कल्याण से, जहां डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई को लेकर मामला गर्मा गया है। जहां नगर सेवक दीपेश महात्रे ने आयुक्त अभिनव गोयल से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि जांच में 450 से अधिक होर्डिंग्स अवैध पाए गए हैं, जिससे पिछले 5 वर्षों में करीब 50 करोड़ रुपयों का राजस्व नुकसान हुआ है। वहीं केडीएमसी प्रशासन का कहना है कि अब तक 50 अवैध होर्डिंग्स हटाए जा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई जारी है, जबकि बारिश से पहले खतरनाक होर्डिंग्स हटाने और अनुमति समाप्त हो चुके बोर्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। या शहरामध्ये एक होल्डिंग्सची कमिटी बनवण्यात आली आहे आणि या कमिटीच्या अंतर्गत काही धक्कादायक खुलासे आमच्या समोर आलेले आहेत। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये जवळजवळ 300 ते 400 अनधिकृत होल्डिंग्स या शहरामध्ये उभे आहेत आणि टोटल 2000 होल्डिंग्स आहेत, त्याच्यामधले जवळजवळ 400 ते 450 होल्डिंग हे अनधिकृत आहेत आणि कुठलीही महापालिकेची परवानगी न घेता दर वर्षाला महापालिकेचं जवळजवळ 5 ते 10 कोटी रुपयाचा महसूल या होल्डिंग्सच्या मालकांकडून बुडवला जातो। गेल्या 5 वर्षांचा जर महसूल पकडला तर जवळजवळ 50 ते 40 कोटी रुपयाचा महसूल या होल्डिंग्स अनधिकृत होल्डिंग धारकांकडून बुडवला गेला आहे। तर मी आयुक्तांना आज पत्र देणार आहे आणि याची चौकशी करून या सर्व होल्डिंग्स वरती कडक कारवाई करावी आणि हे होल्डिंग्स ज्यांनी उभे केले त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करावे अशी विनंती मी आयुक्तांना करणार आहे। काही पक्षातील नेते चौकशीमध्ये हे सगळं समोर येईल। मला असं कोणावर आरोप करायचा नाही, परंतु याच्यामध्ये काही समाजकंटक सहभागी असल्याचा खुलासा काही ठिकाणी झालेला आहे। याची पूर्ण माहिती मी आज आयुक्तांकडे देणार आहे आणि त्या माहितीच्या आधारे कुठल्या प्रभागात किती अनधिकृत होल्डिंग आहे याची पूर्ण सविस्तर लोकेशन सह माहिती मी आयुक्तांकडे देणार आहे। त्याच्यावरती आयुक्तांनी मला आश्वस्त केलंय याच्यावरती कडक कारवाई आम्ही करणार। आम्ही कमिटी स्थापन केली आहे, या कमिटीचा निर्णय होईल। या कमिटीमध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई करण्याचं काम कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होणार आहे आणि मला एवढंच म्हणायचं आहे की कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा महसूल बुडवणारे जे अनधिकृत होल्डिंग धारक आहेत त्यांना माझा इशारा आहे की त्यांनी स्वतःची होल्डिंग काढून घ्यावे, नाहीतर लवकरात लवकर महापालिकेच्या माध्यमातून ते होल्डिंग काढण्यात येतील याची दखल त्यांनी घ्यावी। कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीमध्ये महापालिकेतर्फे होर्डिंगचा सर्वे करण्यात आलेला आहे। साधारणतः 500-550 होर्डिंग त्याच्यामध्ये आहेत। त्यापैकी 200-250 होर्डिंग ज्या आहेत त्या परवानगीने घेतलेल्या आहेत। काही ज्या होर्डिंग आहेत त्यांचं रिन्युअल करण्याचं बाकी आहे आणि काही अनधिकृत आढळून आले। मागील काही महिन्यापूर्वी जवळपास 50 होर्डिंग ज्या आहेत त्या काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत, त्या अनधिकृतपणे सापडल्या होत्या आणि काही होर्डिंग ज्या आहेत त्या नूतनीकरणासाठी प्रलंबित आहेत। आता नेमक्या पावसाळ्याच्या पुढच्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये पाहिलं तर वादळ आणि सोसाट्याचा वारा वगैरे अशा पद्धतीच्या ज्या घटना घडतात ज्याच्यामध्ये होल्डिंग जे आहेत ते पडण्याची शक्यता असते। तर या सर्व होर्डिंगची यादी जी आहे ती वार्ड ऑफिसला देण्यात आलेली आहे आणि ज्या काही होर्डिंग ज्या आहेत ज्या अनधिकृतपणे असतील त्यांचा जो काही त्याच्यामधलं सर्वे आलेले आहेत अशा सर्व होल्डिंग काढण्याचे आदेश जे आहेत ते वार्ड ऑफिसला देण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर त्यांची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी आणि होल्डिंगचं जे काही लाईफ असेल या सगळ्याचं पूर्णपणे ॲनालिसिस करून ज्या होल्डिंग वीक झाल्या असतील किंवा ज्या धोकादायक झाल्या असतील त्या तातडीनं काढण्यात येतील। याची कारवाई जी आहे ती मे अखेरपर्यंत करण्याच्या सूचना ज्या आहेत त्या वार्ड ऑफिसला देण्यात आल्या। तर महापालिकेचा कर बोलवला जातो 10 कोटी जवळपास आहे आणि वारंवार इंडिव्हिज्युअल होल्डिंग लावले जाते, एफआयआर का करत नाही महापालिका? आपला अधिकाऱ्यांनी कारवाई का करत नाही? याच्यावर जो काही थकबाकीचा जो विषय आहे याच्यामध्ये महापालिकेच्या वतीनं जी फीस दरवाढ करण्यात आली होती त्या दरवाढीबद्दल होल्डिंग असोसिएशनचे जे काही सर्वजण आहेत ते माननीय उपमुख्यमंत्री सध्या जे आहेत त्यांच्याकडे त्यांनी अपील दाखल केलं होतं आणि त्याच्यावर तुर्तास स्थगिती त्याच्यात दिलेली आहे त्या दरावर। त्यामुळं तो तफावत जी आहे ती तफावत ती त्यांना थकबाकी म्हणून देण्यात आलेली आहे।
परंतु त्याच्यावर एकदा निर्णय झाला तर अशा प्रकारची जी काही पैसे त्यांच्याकडे निघतील ते सक्तीने वसूल केले जातील. परंतु हा तर इलिगलच्या काय अनाधिकृत जे होल्डिंग आहेत जे कोणत्याही प्रकारचे कर भरत नाही जी लिगलच नाही तर त्याचे कर कसा भरले जाणार, परंतु त्या सरकारने एफआयआर करायला काय. ज्या होल्डिंग आपल्याकडे सर्वे करून आल्या त्या होल्डिंग आपण जवळपास 45 ते 50 होल्डिंग ज्या आहेत त्या विविध वार्डामधल्या काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत आणि काही होर्डिंग ज्या आहेत त्यांना रेग्युलरायझेशनसाठी संधी देण्यात आलेली आहे आणि ज्या होर्डिंग ज्यांच्याकडनं काही रिस्पॉन्स मिळत नाही अशा होर्डिंग काढण्याचे आदेश. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत अरोरा थाना पुलिस ने ग्राम हिनौता के पास लखनिया दरी मार्ग पर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध कारों को रोककर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। मौके से बिहार के रहने वाले 3 अंतर्राज्यीय तस्करों सूरज कुमार, आकाश कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों वाहनों को सीज कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 18/5/2026 को रात्रि में ग्राम हिनौता स्थित लखनियादरी मार्ग अंतर्गत थाना अरोरा पर गहनता से चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में मुखबिर की खास सूचना से पता चला कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी करके बिहार में अवैध रूप से बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके क्रम में चेकिंग करते उपरांत 3 वाहनों को पकड़ा गया। उसमें से चेकिंग के बाद में लगभग 1075 अंग्रेज़ी शराब की बोतलें बरामद की गई और साथ ही साथ में कुछ फेक नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध में थाना अरोरा पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। कितना सर कीमत है शराब की? लगभग वाहनों को मिलाकर के इसमें 75 लाख रुपए की कीमत इसमें बताई जा रही है। 1075 बोतल्स अंग्रेजी शराब की इसमें से बरामद की गई। कहाँ से सर तस्करी करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि एक ढाबा जो कि रॉबर्ट्सगंज थाना जनपद सोनभद्र से ये लोग लेकर आ रहे थे और बिहार में एक होटल है जिसका मालिक है सूरज कुमार पुत्र विनोद कुमार। यहाँ पर ये लोग ले जा कर के ये शराब को अवैध रूप से बेचते हैं। सूरज कुमार पुत्र विनोद कुमार को भी अरेस्ट किया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पीपरा कोठी के चांद सरैया स्थित भाजपा युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष गुंजन जायसवाल के पैतृक आवास पर युवा मोर्चा की कार्य समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष पवन राज और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बबलू पासवान शामिल हुए। बैठक में विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि युवा मोर्चा का उद्देश्य युवाओं को राजनीति के साथ साथ समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना है। उन्होंने युवाओं की शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और बूथ स्तर तक सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। अन्य पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने की बात कही। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर नंदुरबार से है, जहां जिले के अकलकुआ तालुका के सुरवाड़ी पाड़ा और कुंडी बार में गांवों में करीब 660 ग्राम आज भी ग्रामीण पक्की सड़क से वंचित हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। डरेल उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले इन आदिवासियों पाड़ों में एएनएम, एमपीडब्ल्यू और आशा कार्यकर्ता हर महीने 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर टीकाकरण और दवाइयां पहुंचाते हैं, जबकि बरसात में रास्ते बंद हो जाने से गर्भवती महिलाओं और मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि आपातकालीन सेवाएं और इलाज समय पर मिल सके। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पटेल बिरादरी की बेटी के साथ हुए कथित अन्याय के मामले में मुख्य आरोपी गुलजार पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश बताया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि पटेल समाज की बेटी का अपमान पूरे समाज का अपमान है। गुलजार जैसे अपराधियों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने जिस तेजी से कार्रवाई की है उससे साफ है कि योगी सरकार में अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है। सूत्रों के अनुसार आरोपी गुलजार का आपराधिक इतिहास पुराना बताया जा रहा है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन कथित राजनीतिक संरक्षण के चलते हर बार वो कार्रवाई से बच निकलता था। इधर मामले में रूरे चौकी प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी ने आरोपी पक्ष को संरक्षण देने का प्रयास किया है और मामले को दबाने की कोशिश की है।
ग्रामीणों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पटेल समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के हस्तक्षेप के बाद ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां कलेक्टर ने मंगलवार को जीरापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति, दावा, स्टॉक और लेखा शाखा के बिल, वाउचर सहित सभी दस्तावेजों की जांच की। कलेक्टर ने बीएमओ और अकाउंटेंट से फाइलें मंगवाकर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और कहा कि जहां भी कमी पाई जाएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। नए सूत्रों के अनुसार ये निरीक्षण शिकायतों के बाद किया गया था। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि सभी रिकॉर्ड और व्यवस्थाएं अपडेट हैं। प्रयास है कि हम निरीक्षण करें। आज हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने निरीक्षण किया उसमें जो कमियां यहाँ पाई गई हैं, विशेष करके सार्थक से एट्रीब्यूट्स के आधार पर आशा जो सुपरवाइजर्स हैं उनको लेकर के उनका जो इंसेंटिव मॉडल है, ये बोला गया है कि भाई उनको जो सैलरी हम दे रहे हैं वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाए, प्लस उनके एलसी चेकअप के आधार पर। दिन हॉस्पिटल में ओवरऑल व्यवस्थाएं अच्छी है। एक जो हब एंड स्पोक मॉडल है उसमें जागरूकता की कमी है। जो टेस्टिंग हो रहा है वो टेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है, उसको लेकर के बीएमओ साहब को बताया गया है। एनआरसी ही देखा गया, एनआरसी में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पिछले साल काफ़ी कम थी, इस बार काफ़ी सुधार है। एनआरसी में पेमेंट को लेकर भी ऑनलाइन चेक किया गया और बच्चों का और महिलाओं को जो इंसेंटिव मिलना चाहिए वो पाया गया। ओवरऑल अच्छा है हॉस्पिटल। थोड़ी जो अव्यवस्था है उनको दूसरा इसमें चिकित्सकों की कमी भी जो बनी हुई है, इस पर भी आपने इसका सोच? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले में लगभग जो हमारे स्पेशलिस्ट और जो हमारे क्लास 1 डॉक्टर्स होने चाहिए उसके हिसाब से निश्चित तौर पर 50% हमारा वैकेंट है, पर उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ 3 या 4 डॉक्टर। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर सारंगपुर से है, जहां शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सारंगपुर में 19 वर्षीय सुरेंद्र प्रजापति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर शाहनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। मृतक सुरेंद्र प्रजापति, पिता राजेश प्रजापति, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी सारंगपुर का। सब पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस शाहनगर लाया गया था। परिजनों द्वारा आत्महत्या करना, फांसी लगाना बताया गया था। अभी सब का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और पोस्टमार्टम उपरांत फंदा जो मतलब जूते के लेस से उन्होंने फांसी लगाई थी उसको भी प्रिजर्व कर दिया गया है। संपूर्ण जांच पश्चात पीएम रिपोर्ट जो है संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दी जाएगी। सर, शव में किसी प्रकार चोट के कोई निशान वगैरह तो नहीं, अभी चोट के निशान तो नहीं पाए गए हैं और प्रथम दृष्टता जो है वो फांसी लगाना ही प्रतीत हो रहा है। बाकी अभी जांच की जा रही है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वह जांच रिपोर्ट पुलिस को सुपुर्द कर दी जाएगी। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। थैंक यू। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम शरण की रिपोर्ट। इंदौर की सांवेर तहसील के ग्राम धर्मपुरी ग्राम पंचायत सोलसिंदा की विवादित भूमि को लेकर चल रहे न्यायालयीन मामले में नया मोड़ सामने आया है। न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद फरियादी पक्ष के चतुरबाई मोहन सिंह, तकीर सिंह, गोवर्धन सिंह, शेर सिंह और तूफान सिंह अधिवक्ता नरेंद्र गोयल के साथ मौके पर पहुंचे और रेजिडेंसी ग्रीन कॉलोनी के गेट के पास कोर्ट स्टे का बोर्ड लगाया। फरियादी पक्ष का आरोप है कि जमीन उनके पूर्वजों की संपत्ति है जिसे गलत तरीके से बेच दिया गया। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद कॉलोनी में प्लॉटिंग और बिक्री की जा रही है। वहीं नजर पटेल ने आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय के आदेश का पालन करने की बात कही। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अगली तारीख तक विवादित भूमि की स्थिति यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ये क्या मामला है? ये हमारी जमीन का मामला है, हमारे बाप दादा की पुरानी। लगभग कितनी जमीन है? 21 बीघा बता रहे हैं। अच्छा, 21 बीघा जमीन बता रहे हैं। तो अभी किनका इस पर कब्जा है, क्या है? अभी कोई कालू नाइजर है।
परवीन कुमावत, उनका कब्जा है, अभी वो कॉलोनी काट रहे हैं। हमने केस लगाया, अभी हमको स्टे मिल गया इसका। आपका नाम? तूफान सिंह कछावा। दादा क्या नाम है आपका? शेर सिंह, रहते हैं आप? सोलसिंदा। क्या मामला है, ये बोर्ड वगैरह लगाया आपने? ये जमीन हमारे बाप दादा की थी, हमारी थी। अच्छा, कहाँ पे स्थित है जमीन ये सोलसिंदा में, सोलसिंदापुर ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत सोलसिंदा। कितनी जमीन है ये? ये 20 बीघे जमीन। तो क्या मामला क्या है? ये दूसरे से रजिस्ट्री करवा को इन्होंने जाल शादी कर को दया कुमावत जी को भेज दी। किन्ने? नजर पटेल ने। अच्छा, अब ये कॉलोनी है यहाँ पर, हाँ, तो क्या मामला है? स्टे मिल गया हमको, इसीलिए हमने वोट भी गाड़ा है और यहाँ को खड़े रही है। पहले दादागिरी करी इन लोगों ने, बहुत परेशान। अभी तक 2 साल में अभी स्टे मिलने दिया हमारा। इन्होंने खरीदी करी थी लोगों से, वकील को खरीद लेते थे, कोई किसको खरीद लेते थे, सबको खरीदने का चालू कर दिया था। अच्छा, हाँ, खरीद को इतना कर दिया। फिर कोर्ट ने हमको सुना हमारी, फिर हमको स्टे दिया। अच्छा, कितने भाई हो आप लोग? हम 2 भाई हैं। नहीं, इससे 6 है इसमें। अच्छा, 6 इससे। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम शेर सिंह। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमर शाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।